नमस्कार। आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लखनऊ में ही पत्रकार बंधुओं से वार्ता की है और इसके साथ ही सीएम योगी ने पत्रकारों से वार्ता की और पत्रकार बंधुओं से संवाद आयोजित हुआ। तो इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। अन्य मंचों पर हर नागरिक के कर्तव्य क्या हैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, और ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बन करके सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध और भविष्य की जिम्मेदारी भी इस बजट में हम सबके सामने दिखाई देती है। युवा शक्ति संचालित, गरीब वंचित केंद्रित विकास और समान रूप से पूरे देश के अंदर एक समावेशी विकास को ध्यान में रख करके वर्ष 2026-27 का यह बजट कल वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में प्रस्तुत किया है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन, यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। कल प्रस्तुत संसद में प्रस्तुत बजट इसका प्रतीक है। बजट में हर नागरिक के लिए जो अपने कर्तव्य के बारे में मैंने कहा ना कि मूल कर्तव्यों के बारे में हमने अक्सर चर्चा सुनी है। बजट के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष इसके माध्यम से हम सबके सामने आए हैं, देखने को मिले हैं कि उन सब पे भी हम लोग आगे बढ़े हैं। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब, इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस बजट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात है कि 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का प्रावधान। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इसको लीड करता है। देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। 3 करोड़ जो हमारी आबादी है इस एमएसएमई के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होती है। ये 10,000 करोड़ रुपए का जो एक फंड है, हमें एमएसएमई सेक्टर में, जिसको हमने ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया है, जिसको हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बच्ची से भावुक बातचीत की। बच्ची ने मुख्यमंत्री से स्कूल में एडमिशन दिलाने की इच्छा जताई और जिस पर मुख्यमंत्री ने पूरी गंभीरता से उसकी बात को सुना और बातचीत के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्ची को शीघ्र ही स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 और 27 को लेकर सोमवार को अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने बजट में प्रदेश से जुड़ी योजनाओं और प्रावधानों की समीक्षा की और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि केंद्रीय बजट में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ प्रदेश के विकास के लिए सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निवेश से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कौशाम्बी के डाइट मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी को विकास की नई दिशा देने का स्पष्ट और दृढ़ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी संभावनाओं से भरा जनपद है और विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना में इसकी भूमिका अहम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की शुरुआत केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि कौशाम्बी के उज्जवल भविष्य की नींव है। केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार के बजट को गरीब, किसान, महिला और युवा केंद्रित बताते हुए कहा कि ये बजट देश को विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए मजबूत शुरुआत है। और इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ दीदियों को जोड़ने और इसे 3 करोड़ का बढ़ाने का भी लक्ष्य साझा किया है। साथ ही लखपति दीदी योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनमानस की उपस्थिति के बीच में ये संदेश था। कौशाम्बी अब विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल बनने जा रहा है। आज जनपद कौशाम्बी का यह जो पूरे ग्राम विकास विभाग का, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, अन्य विभागों का एक यह बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत हुई है। अवसर अनेक है लेकिन उसका लाभ जैसा लोगों को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश में 1 करोड़ के स्थान पे अब 3 करोड़ समूह से दीदियां जुड़ें और उसमें से 1 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बने और 75 जिलों में 7500 दीदियां करोड़पति दीदी की श्रेणी में आए, करोड़पति समूह के रूप में आवे। ऐसा हमारा प्रयास है और जनपद के विकास के लिए तो अनेक योजनाएं हैं। ये एक सौगात है। आज देश का बजट आया हुआ है। ये आज का जो बजट है, अभी मैं सही बात ये है कि पूरा सुन भी नहीं पाया आज व्यस्तता के कारण से, लेकिन जो बजट आया है वो इतना शानदार है। हर बजट शानदार होता है लेकिन ये विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार के लिए बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। दुनिया भौचक्की है कि भारत इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए इतना तेज़ी से आर्थिक प्रगति कैसे कर ले रहा है। हमारी विदेश नीति भी और हमारी देश की नीति भी इतनी जन कल्याणकारी है, गरीब उत्थान के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, जिसके कारण से हम इस तीव्र गति से प्रगति कर पाए। लखपति दीदी बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे क्या ये होता क्या, कोई सामान जब कोई बनाना चाहता है तो वो एक प्लेटफार्म उनको मिल गया हमारी दीदियों को कि जहाँ से एक ब्रांडिंग होगी और ब्रांडिंग करके उस पैकेजिंग करके उसको मार्केट में बेचने का काम करेंगे। लक्ष्य एक ही है, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, उनके परिवार को हर प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर। सपा मुखिया अखिलेश जी ने कहा है कि गरीबों का हाथ इस पे खाली है, सिर्फ मतलब रईसों के लिए ये सुविधा। देखिए, श्री अखिलेश यादव तो बिहार चुनाव हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बिहार चुनाव में उनका एक भी कैंडिडेट नहीं था, प्रचार करने गए थे, सोचा था कि आरजेडी अगर जीत जाएगी तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी, लेकिन ना आरजेडी बिहार में जीत पाई और न समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी। 2027 में फिर बहुत बड़े बहुमत से हमारी सरकार है। सर, अखिलेश कह रहे हैं कि 5% लोगों के लिए बीजेपी बजट लाती है और बजट के माध्यम से दृष्टि दोष है। सफाई का चश्मा निकाल करके विकसित भारत का चश्मा लगा ले तो वो सब दिखाई देने लगे।
एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला और इसके साथ ही फर्जी दस्तावेजों से भर्ती शिक्षकों को लेकर यह फैसला। बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर फर्जी दस्तावेजों से हुई शिक्षकों की छुट्टी होगी और 6 महीने में रद्द होगी नियुक्तियां। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि वेतन भी करना होगा वापस और राज्य सरकार को व्यापक जांच के निर्देश दिए गए। अवैध नियुक्तियों पर सख्त होगी कार्रवाई। तो बड़ी जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती हुए शिक्षकों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों ने जाली सर्टिफिकेट और अन्य मनगढ़ंत दस्तावेज के जरिए नौकरी पाई है, उनकी नियुक्तियां 6 महीने के भीतर ही रद्द की जाएगी और उनका वेतन भी वसूला जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में अवैध नियुक्तियों की व्यापक जांच की जाए और साथ ही जिन अधिकारियों ने इन नियुक्तियों में मिलीभगत की है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो बड़ी जानकारी, कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन इस कार्य को 6 महीने के अंदर पूरा करे और ये सुनिश्चित करे कि राज्य के सभी शिक्षकों की नियुक्तियों में पारदर्शिता बनी रहे। एक और लखनऊ से अपडेट बता दें, जहां पर यूपी के मदरसों की जांच, सभी लेन देन की होगी समीक्षा और इसके साथ ही सरकार ने व्यापक जांच कराने का भी फैसला किया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, संचालकों के बैंक खाते भी खंगाले जाएंगे। तो सरकार ने व्यापक जांच कराने के लिए भी यहां पर बात रखी है अपनी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी के मदरसों की जांच, सभी लेन देन की होगी समीक्षा और सरकार ने व्यापक जांच कराने का फैसला किया है। संचालकों के बैंक खाते खंगाले जाएंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर संचालकों के बैंक खातों की जांच होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 68,000 से ज्यादा राजकर्मियों का वेतन रोका है और इसका कारण है कि मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड न करना। और इसके साथ ही मुख्य सचिव एसपी गोयल ने पहले भी सभी विभागों को निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके 31 जनवरी तक कई अधिकारी और कर्मचारियों ने अपना संपत्ति विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं किया। इसे गंभीर लापरवाही माना गया और जिसके बाद वेतन पर रोक लगा दी गई। सूची में ही लोक निर्माण विभाग, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और अन्य बड़े विभागों के कर्मचारी शामिल है। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि विवरण जल्द अपलोड नहीं किया गया तो विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सोनभद्र के लोड़ी टोल प्लाजा के पास में महिला अधिवक्ता और उनके साथियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। बताया गया कि टोल पर गाड़ियों की लंबी लाइन और देर होने पर पूछताछ के दौरान विवाद हो गया, जिससे कि मामला हिंसक रूप ले चुका था। मारपीट में ही महिला अधिवक्ता के 3 साथियों और परिजनों को चोट आई है। गंभीर रूप से घायल एक महिला को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और घटना के बाद ही वकीलों में आक्रोश भी फैल गया। और इसके बाद ही आपको बता दें कि एसोसिएशन के अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचे और पीड़ित पक्ष ने मामले को लेकर ही रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की टोल कर्मियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में सड़क सुरक्षा माह अभियान का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हाथरस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। समारोह सौभाग्य फार्म हाउस में संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम में सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर के साथ जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया और इस अवसर पर लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और गति सीमा का पालन करने की अपील की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सभी के जीवन की सुरक्षा है और नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। कार्यक्रम में सहभागियों ने सड़क सुरक्षा के महत्व को समझा और जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा की गई।
मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके निर्देश पर, जिनके आह्वान पर ये हम सारे लोगों ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इस अभियान को पूरे महीने तक चलाया है। और उसमें आंकड़े गवाह हैं इस बात के कि हमारे यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। CBSE के जितने वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने हमारे RTO साहब के साथ मिलकर इस सुरक्षा अभियान को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और जिसकी वजह से हमारा जिला पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आया है। मैं अपने RTO को, अपने उनके समस्त सहयोगियों को, हमारे CBSE बोर्ड के तमाम वॉलेंटियर्स को बहुत बधाई और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, जिनकी वजह से ये अभियान सफल हो पाया। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आम लोगों से ये अपील करती हूँ सभी को विनम्रता पूर्वक कि जब भी घर से निकलें वो हेलमेट जरूर लेकर जाएं, जब भी 2 व्हीलर चलाएं हेलमेट जरूर चलाएं, जब भी 4 व्हीलर चलाएं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। और मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज यूपी के गोरखपुर में राम कथा का आयोजन कर रहे हैं और कथावाचक की कथा में हजारों श्रद्धालु और श्रोता शामिल हुए। और आपको बता दें कि चंपा देवी पार्क में आयोजित राम कथा के दौरान मंच पर विवाद भी हो गया, जिसके बाद राजन जी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। महाराज ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरे टीम मेंबर को गोली मारने की धमकी दी गई। मैं भी कहता हूँ कि किसने ही माँ का दूध पिया हो और गोली मार कर दिखाई। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद और जानकारी के अनुसार राम कथा के दौरान ही किसी ने ही राजन जी की टीम के सदस्य पर आपत्ति जताई और जिससे कथावाचक ने आवेश में आकर ही अपनी और टीम के प्रति मिली धमकी का खुलासा भी किया। इस घटना के बाद ही वो उपस्थित श्रद्धालु श्रोता हैरान रह गए। हुआ और ऊपर से हमारे टीम के लोग को गोली मारने की बात कही गई। अब बताइए, हमारे घरे में हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे, के माई दूध पी ले भी मार के दिखाओ। सहारनपुर के थाना मंडी इलाके के मुंगागढ़ वाल्मीकि बस्ती के पप्पू ने SSP को पत्र भेजकर मोहल्ले के युवक सौरभ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू ने कहा कि आरोपी दबंग है और लोगों को धमकाता है और रंगदारी भी मांगता है। उन्होंने बताया है कि 27 जनवरी की रात को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि आरोपी के कई वीडियो भी वायरल हैं और जिनमें से वो तलवार लेकर हमला करता दिख रहा है। SP सिटी ने कहा कि मुकदमा पहले ही दर्ज है और कार्रवाई जारी है, फिर भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में बताना है कि इसमें जो है थाना मंडी पर अभियोग पंजीकृत है और उसमें योजना चल रही है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पर्टिकुलर वीडियो संज्ञान में है उस पर जो है मुकदमा जो है पंजीकृत हो चुका है। उसमें यदि कोई भी अपना एडिशनल पॉइंट को बताना चाहे तो वो चल रही योजना में अपने ध्यान सम्मिलित करवा सकता है। एक 4 जनों का एक ग्रुप है, गुंडा तबके के आदमी है। सागर, सोनोब मेसा, छोटा सोनोब मेसा, सौरभ सोनोब नीरज बिल्ला और चौथा रोहित सोनोब घनश्याम राधे साहब। ये 4 जने हैं। ये 4 जने क्या करते हैं, पहले तो रात को 8 बजे के बाद घर से निकलते हैं, पीते हैं दारू पीने के बाद अपना टारगेट सेट करते हैं, मारते हैं। मारने के बाद 3 मारते हैं। एक रोहित जो है इनका जो जीजा है वो बनाता है वीडियो। चलो मारते तो हैं, कोई बात नहीं, मार लिया कोई बात नहीं, दुश्मनी है, मगर उसके बाद जो है उसकी मान के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं। और उसके बाद वीडियो वायरल करने से पहले ही ये बोलते हैं कि भाई दिया तो हमें 2 पैसे, लाख दो, 50,000, 20,000, 10,000 दो, नहीं तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल करेंगे। जो नहीं देता उसकी वीडियो वायरल है, जो देता है उसकी वीडियो वायरल नहीं है। इस तरह है। उसके बाद कम से कम 12-13 मुकदमे हैं। पुलिस पता नहीं क्यों नहीं, पुलिस इंतजार कर रही, कोई बड़ा खेल होगा जब उसे गिरफ्तार करेगी। जहाँ भी थाने में जा रहे, जहाँ भी जा रहे, भाई ये आश्वासन दे रहे कि भाई इतनी बड़ी धारा तो है नहीं जो मुझे गिरफ्तार करके उसे बंद करें या जेल भेजें। या कोई पहले आपराधिक इतिहास है उनका? हाँ है, बहुत है। 2020 में बहुत सारे मुकदमे हैं उस पर। अब भी बहरहाल भी कम से कम 13, 14, 15 मुकदमे तो अब भी हैं। जेल अभी काट के आया फ्रॉड में। अभी फ्रॉड करा था एक अमित राणा जी है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं बेचारे, उनके साथ उन्होंने फ्रॉड करा।
उसमें 4 जनों के नाम है, उसके भाई सागर का नाम है, सावन का छोटे का नाम है और उनकी दोनों औरतों का भी नाम है, उनकी पत्नियों का भी नाम है। पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रही कि योगी सरकार में हमें इतना परेशान क्यों करा जा रहा। इतनी पब्लिक है, इतनी देखो सारे खड़े, ये सारे पीड़ित ही हैं। क्या लगता है वहाँ कोई बड़ी घटना वारदात हो सकती जी, हम इसीलिए बार बार अवगत करा रहे, एसएसपी साहब को भी कराया, एसपी सिटी साहब को कराया, कोतवाल साहब को कराया, सीओ साहब को कराया, जो मेरे क्षेत्र के जो सीओ है उन्हें भी कराया, सबको करा दिया, मगर कोई आश्वासन सही हमें नहीं मिल पा रहा, सही तसल्ली नहीं मिल पा रही। हम ये चाह रहे हैं होली आ रही, होली पे अगर कोई दुर्घटना ज्यादा बड़ी होगी जब भी तो पुलिस ही आएगी आगे, या पुलिस इंतजार कर रही। बताओ, पुलिस इंतजार कर रही है, कोई बड़ा कांड वो करेगा जब हम उसको गिरफ्तार करेंगे। एसएसपी साहब तो है नहीं, जो पीए है उनके वो मिले हैं, उन्होंने फोन किया है कोतवाल साहब को, थाना मंडी इंचार्ज साहब को, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी पूरी सुनवाई होगी, पूरी होगी, देखते हैं अब क्या होता है। हम तो 15 दिन से, ये 7 तारीख की घटना है, 7 तारीख से लेके और आज तारीख देख लो क्या है, इतने दिन से ये 50 आदमी परेशान है, काम धंधा छोड़ के परेशान है, सब पीड़ित हैं। ठीक, आपसे निवेदन है आप हमारी कार्रवाई करें। आगरा पुलिस ने साइबर ठगी के 4 शातिर आरोपियों हिमांशु, आशीष, सूरज और रामू को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी की है और ये आरोपी ऑनलाइन सट्टा खिलाने के अलावा लोगों को बहला फुसलाकर उनके बैंक खाते खुलवाते और उन्हीं खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी में करते थे। जानकारी के अनुसार बताया गया ये लोग विदेश में बैठे आकाओं के इशारे पर ही काम करते थे और डिबेट इसके साथ ही बताई गई कि डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से रकम निकलवाते थे और मुख्य आरोपी मोनू ठगी की रकम ही 60% लेता था और पुलिस ने मौके से 72 डेबिट कार्ड, 4 आधार कार्ड और 14 मोबाइल, 29 चेकबुक और 37 पासबुक, 2 लैपटॉप और 18 सिम कार्ड और 2.16 लाख रुपए नगद बरामद किए। ये कार्रवाई थाना साइबर क्राइम थाना सिकंदरा और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने की। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा, साइबर टीम, साइबर सर्विलांस टीमों को एक इनपुट मिला था कि आगरा में कुछ व्यक्ति भोले भाले लोगों के अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स खुलवाकर उनके नाम पर सिम कार्ड लेकर जो साइबर फ्रॉड कारित किया जाता है उसका अमाउंट उन अकाउंट्स के जरिए ऊपर बैठे जो साइबर ठग हैं उन तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में एडीसीपी एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और एसीपी हरिपर्वत उन्होंने जब इस चीज पे काम करना शुरू किया तो उन्हें इनपुट मिला कि दिनांक 31/1/2026 को कुछ व्यक्ति साइबर फ्रॉड की जो रकम है उसे निकालने के लिए एक एटीएम के पास आए हुए हैं। वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 72 एटीएम, 72 एटीएम, 14 मोबाइल फोन, 2 मोहर, 1 इंक पैड, 29 पासबुक, 37 पासबुक, 29 चेकबुक, 2 लैपटॉप और 2 राउटर, 1 इंक पैड और 18 सिम कार्ड और साथ ही साथ जो एटीएम से उन्होंने रकम विड्रॉ की थी 2,16,000, ये उनके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि अलग अलग राज्यों के जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, न्यू दिल्ली और यूपी, इन अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं उन्हें कुछ पैसों का लालच देकर या उनके साथ धोखाधड़ी कर कर उनके नाम पर अकाउंट्स खुलवाते थे, उनके नाम पर सिम लेते थे और फिर इन अकाउंट्स और सिम का यूज ये साइबर अपराध कारित करने में करते थे। और अभी इसकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी निकाली जा रही है। अभी तक जो जानकारी हमारी टीमों ने कलेक्ट की है उसके अनुसार इसका जो मास्टरमाइंड है वो एक फिरोजाबाद का रहने वाला व्यक्ति है और जो ये पूरा का पूरा टेक्निकल असिस्टेंस इन्हें प्रोवाइड की जा रही है वो दुबई में बैठे एक व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। उस पर भी हमारी टीमें काम कर रही है, जल्दी उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। थाना सिकंदरा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह जो 4 अभियुक्त थे ये लगातार लोगों को बेला फुसला कर उनकी सिम कार्ड बैंक में खाता खुलवा के उन लोगों से साइबर ठगी करते थे। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इन लोगों ने 10 करोड़ से ऊपर की लोगों से ठगी की है। वैसे कह सकते हैं कि इनका जो सरगना है वो बाहर विदेश में बैठ के इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है और कह सकते हैं कि ऑनलाइन सट्टे के नाम पर यह लोगों से ठगी का लोगों को शिकार बनाते थे। वहीं इन अभियुक्तों के पास से आगरा पुलिस ने लगभग 72 एटीएम कार्ड, भारी संख्या में बैंक की पासबुक बरामद की है और लाखों की नकदी भी बरामद की है। आगरा से आरएनटीवी नेशनल के लिए फैजान अहमद।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।